क्लास में सबसे पहले पढ़े थे वो सबसे पहले पढ़े थे अपन स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। जो अपन स्पर्श व्यंजनों की संख्या पढ़े थे 25। इसके बाद अपन सेकंड नंबर पे पढ़े थे वो अपन पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन। जो अपने हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। और थर्ड नंबर पे पढ़े अपन ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जैसे स संकर है, स षटकोण, स सिलेट और है से हल। इसके बाद अपन 4 नंबर पे पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। जो अपने हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, जैसे श से क्षत्रिय, त्रि से त्रिशूल, ग से ज्ञानी और स से श्रेय। इसके बाद अपन 5 नंबर पे पढ़े थे वो अपन पढ़े थे अनुनासिक व्यंजन या नासिके व्यंजन, यानी जिनको अपन पंचवर्ण भी कहते हैं। यानी जो अपने स्पर्श व्यंजनों में पंचवर्ण 5 वर्ग होते हैं, जैसे च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इन 5 वर्गों के जो पंचवर्ण हैं वो अपने अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अब अपन अगला अपन 6 नंबर पे व्यंजनों के प्रकार में सबसे पहले अपन 1 नंबर पे पढ़े थे वो 1 नंबर पे थे आपके स्पर्श व्यंजन। 1 नंबर पे थे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसके बाद सेकंड नंबर पे पढ़े अंतस्थ व्यंजन। सेकंड नंबर पे है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। थर्ड नंबर पे आते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। थर्ड नंबर पे है ऊष्म व्यंजन। इसके बाद अपने 4 नंबर पे आते हैं वो अपने 4 नंबर पे आते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और 5 नंबर पे है अपने नासिक के व्यंजन, नासिक के, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। इसके बाद 6 नंबर पे पढ़ेंगे वो अपन 6 नंबर पे पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। और 7 नंबर पे पढ़ेंगे वो अपना आएगा आगत व्यंजन, आगत, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। इन्हीं का नाम है विदेशी व्यंजन, आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन। तो यदि अपने को हिंदी में आगत व्यंजन या अपने हिंदी में विदेशी व्यंजनों की बात करें तो अपने हिंदी में आगत या विदेशी व्यंजन होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। अब अपन 5 यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब अपना इसका 6ठा नंबर पे आता है वो अपन 6ठा नंबर पे पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। तो 6 नंबर पे अपने आते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देखो यहाँ उत्क्षिप्त शब्द के यदि अपन टुकड़े करें तो इसके 2 टुकड़े करें तो इसके होगा उद प्लस सिप्त। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है उद प्लस सिप्त। उत्क्षिप्त शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उद प्लस सिप्त। उद का अर्थ यदि अपन पूछे तो इस उद का अर्थ होता है गिरना। उद का अर्थ क्या होता है? गिरना। और सिप उद का अर्थ होता है उठना, सॉरी, उद का अर्थ होता है उठना, उद का अर्थ होता है उठना। और सिप्त का अर्थ होता है गिरना। यानी इसकी अगर अपन परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होगी वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर जीवा, जिनका उच्चारण करने पर जीवा ऊपर उठकर, जीवा ऊपर उठकर, ऊपर उठकर नीचे गिरती है, नीचे गिरती है, नीचे गिरती है, उन्हें, उन्हें, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अगर अपन उत्क्षिप्त व्यंजनों का दूसरा नाम पूछे तो भैया इनका दूसरा नाम होता है ताड़नजात व्यंजन। कौन से व्यंजन? ताड़नजात व्यंजन, या इन्हीं को अपन द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। तो ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजनों की बात करें तो अपने हिंदी में कहने का मतलब है उत्क्षिप्त व्यंजनों का दूसरा नाम है ताड़नजात व्यंजन। इसकी परिभाषा है कि वे वर्ण, यानी अपन स्वरों को भी वर्ण बोल सकते हैं, व्यंजन को भी वर्ण बोल सकते हैं, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर अपनी जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, तो वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों का दूसरा नाम पूछे तो इनका दूसरा नाम है ताड़नजात व्यंजन। यदि अपन हिंदी में ताड़नजात व्यंजनों की बात करें तो अपने हिंदी में ताड़नजात व्यंजन
व्यंजन होते हैं दो। जैसे कौन कौन से? ये अपने ताड़नजात व्यंजन होते हैं। एक तो होता आपका ढ और दूसरा होता है अढ़, यानी ड और अढ़, यानी जो नीचे ये बिंदु लगती है इसी बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? ताड़नजात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताड़नजात। तो आपको याद रखना है, हिंदी में ताड़नजात व्यंजनों की संख्या पूछे तो दो बताना है, एक तो आपका ड और दूसरा अढ़। यदि ड और ढ के नीचे अगर बिंदु ताड़नजात लगा हुआ नहीं होगा तो वो आपका व्यंजन होगा स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन होगा? स्पर्श। जैसे अपन च वर्ग में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ आपका दिया ध्यान रखना है। तो ट वर्ग में पढ़ते हैं अपन ट, ठ, ड और ढ, तो वहाँ आपके कौन से व्यंजन होंगे? ये स्पर्श व्यंजन होंगे। तो कहने का मतलब है उत्सित व्यंजनों की संख्या दो होती है। आगे 7 नंबर पे आपके व्यंजन आते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन या इन्हीं को अपन विदेशी व्यंजन, आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन, आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन। तो यदि अपन हिंदी में आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजनों की अगर बात करें तो हिंदी में आगत व्यंजन और विदेशी व्यंजनों की संख्या होती है 5। कितनी होती है इनकी संख्या? 5। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण विदेशी भाषा के, विदेशी भाषा के, विदेशी भाषा के वे वर्ण, विदेशी भाषा के वे वर्ण जिनका प्रयोग, विदेशी भाषा के वे वर्ण जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जिनका प्रयोग हिंदी में, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उन्हें 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 आगत व्यंजन कहते हैं। उन्हें आगत व्यंजन, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। इन जो विदेशी व्यंजन और आगत व्यंजन हैं वो आपके अरबी फारसी, कौन सी भैया? अरबी, अरबी फारसी, अरबी फारसी भाषा के शब्दों में, अरबी फारसी भाषा के शब्दों में, अरबी फारसी भाषा के शब्दों में किया जाता है, शब्दों में किया जाता है, अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। जैसे अगर अपन बात करें तो जैसे अपने आगत व्यंजनों की संख्या 5 होती है। एक तो आपका क, एक आपका ख, एक आपका ग, एक ज और एक ये फ, यानी ये आपके जो पांचों वर्ण हैं ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? हिंदी में आगत व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अपन हिंदी में यदि आगत स्वरों की बात करें तो हिंदी में आगत स्वरों की संख्या 1 होती है, जो अपन पढ़े थे ओ, जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ऑफिस, कॉलेज, नॉलेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ठीक है, वो तो आपका आगत स्वर है एक ओ, ठीक है ना। आगत स्वर पढ़े थे हिंदी में एक, वो आपका था ओ स्वर। कौन सा था? ओ। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं आगत व्यंजनों की। तो यदि हिंदी में आगत व्यंजनों की बात करें तो अपने हिंदी में आगत व्यंजनों की संख्या होती है 5, ठीक है, 5 को, जिनका प्रयोग अपन अरबी फारसी की भाषा के शब्दों में किया जाता है। जैसे क, ख, ग, ज और फ, ये जो इनके नीचे लगा हुआ है इसको बोलते हैं अरबी फारसी भाषा में नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो अपने को ध्यान रखना है, अगर हिंदी में आगत व्यंजनों की संख्या पूछे तो 5 बताना है, और यदि हिंदी में आगत स्वरों की संख्या पूछे तो आपको एक ओ स्वर बताना है। तो ये थे अपने व्यंजनों के प्रकार। आगे देखो, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण वे वर्ण, वे वर्ण जिनको, वे वर्ण जिनको न तो, वे वर्ण जिनको न तो स्वर माना जाता है, न तो स्वर, न तो स्वर माना जाता है, न तो स्वर माना जाता है, और न ही
और न ही व्यंजन माना जाता है, और न ही व्यंजन माना जाता है, न ही व्यंजन माना जाता है, न ही व्यंजन माना जाता है। उन्हें 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 अयोगवह, उन्हें अयोगवह, उन्हें अयोगवह वर्ण कहते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे अगर अपन बात करें तो अयोगवाह वर्ण होंगे आपके अंग और अह। इस अंग को बोलते हैं अनुस्वार, अंग को तो बोलते हैं अनुस्वार, और अह को बोलते हैं अपन विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। जैसे अपना अनुस्वार में जैसे अपना शब्द आ गया संसार, क्या आ गया? संसार। यहाँ जैसे विसर्ग में अपना शब्द आ गया प्रातःकाल, क्या आ गया? प्रातःकाल। जैसे आपका शब्द आ गया अंतःकरण, जैसे आपका शब्द आ गया अंतःकरण। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक तो आपका अनुस्वार होता है और एक आपका शब्द होता है इसमें विसर्ग। तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी कि वे वर्ण जिनको न तो स्वर माना जाता है न ही व्यंजन माना जाता है, फिर भी उसका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। वे वर्ण जिनको न तो स्वर माना जाता है न ही व्यंजन माना जाता है, तो उन्हें फिर अपन कौन से कौन से वर्ण कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जो इनकी संख्या कितनी होती है? दो। एक तो आपका होता है अंग और दूसरा होता है आपका अह। तो अंग को तो अपन क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और अह को अपन क्या बोलते हैं? विसर्ग। भाई जैसे अपन बात करें संसार शब्द में है, उसमें तो अनुस्वार आ रहा है, लेकिन अपना प्रातःकाल शब्द लिखते हैं अपन तो प्रातःकाल में विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है, सबसे पहले अपन स्वरों के प्रकार पढ़े, उसके बाद अपन व्यंजनों के प्रकार पढ़े, इसके बाद अपनी हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछे तो अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? दो। अब अपन इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन इसी में आ आता है कि व्यंजनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो वो अब आप आगे पढ़ते हैं अपन। व्यंजनों को व्यंजनों को मुख्य रूप से व्यंजनों को मुख्य रूप से दो भागों में व्यंजनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य रूप से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। तो दो भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक नंबर पे तो अपन पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे प्रयत्न। प्रयत्न, ये इसी का दूसरा नाम है यतन। प्रयत्न या यतन के आधार पर प्रयत्न या यत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। तो प्रयत्न या यत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। और सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण उच्चारण स्थान के उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो अपन सबसे पहले आज अपन बात करेंगे प्रयत्न या यत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। एक नंबर पे आता है अपना प्रयत्न या यत्न के आधार पर, प्रयत्न या यत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। प्रयत्न या यत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। अब देखो सबसे पहले अपन ये इसकी परिभाषा पढ़ते हैं प्रयत्न की। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा है किसी भी कार्य को किसी भी किसी भी कार्य को करने के
किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे उसे प्रयत्न कहते हैं, उसे प्रयत्न कहते हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रयत्न और यत्न की परिभाषा आती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अपन जो भी प्रयास करते हैं उसी को अपन प्रयत्न या क्या कहते हैं, यत्न कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन अपना ये आता है, प्रयत्न के प्रयत्न के प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक नंबर पे तो आता आपका बाह्य प्रयत्न, एक नंबर पे आता है बाह्य प्रयत्न, और सेकंड नंबर पे आता है वो आपका आता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। तो इसमें अपना क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको अपन प्रयत्न या यत्न कहते हैं। इसके बाद अगर अपने को यत्न के प्रकार पूछे तो हिंदी में यत्न या प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता आपका बाह्य प्रयत्न और दूसरा होता आपका आभ्यंतर प्रयत्न। एक तो बाह्य प्रयत्न और दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न। अब सबसे पहले एक नंबर पे पढ़ेंगे अपन बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले एक नंबर पे आता है अपना बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। देखो दो कौन कौन से होते हैं। एक नंबर पे आता है प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। एक नंबर पे आता है प्राणवायु के आधार पर, और सेकंड नंबर पे आता है आपका प्राणवायु के आधार पर भी, प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार, प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार। देखो एक तो होता है प्राणवायु के आधार पर आपका दो प्रकार में अल्प प्राण, कौन सा होता है? अल्प प्राण। और दूसरा कौन सा होता है आपका? महाप्राण। एक तो अल्प प्राण और दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण। इसी के बाद इसमें अपन सेकंड प्रकार, देखो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार पढ़ रहे हैं। तो पहला तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? पहला तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो पहला प्राणवायु के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं। पहला क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक नंबर पे प्राणवायु के आधार पर। फिर प्राणवायु के आधार पर भी दो प्रकार है, अल्प प्राण और महाप्राण। और इसमें अगर अपन यहाँ सेकंड नंबर पे बात करें तो इसमें सेकंड नंबर पे है स्वर तंत्रियों में। किसमें भैया? स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं, व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर भी व्यंजन के कितने प्रकार? दो प्रकार। एक नंबर पे आते हैं आपके सघोष, एक नंबर पे कौन सा आता है? सघोष। और सेकंड नंबर पे आता है अघोष, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? अघोष। यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही है, अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कि प्रयत्न और यत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो प्रयत्न और यत्न के आधार पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रयत्न की परिभाषा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी अपन प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, उसे ही प्रयत्न कहते हैं। फिर अपन प्रयत्न के दो भेद पढ़े, एक तो बाह्य प्रयत्न और दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न, जिसमें बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है प्राणवायु के आधार पर और दूसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अब अपन सबसे पहले प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार पढ़ेंगे, जो इसमें पहला प्रकार है अल्प प्राण और दूसरा प्रकार है महाप्राण।
प्राणवायु के प्राणवायु के आधार पर प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक नंबर पे आएगा आपका अल्प प्राण। क्या आएगा? अल्प प्राण। और सेकंड नंबर पे आता है आपका महाप्राण। सेकंड नंबर पे आएगा महाप्राण। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्प प्राण की। इसकी परिभाषा होगी वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुंह से कम वायु वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुंह से कम वायु बाहर निकलती है। मुंह से कम वायु बाहर निकलती है। उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा ये है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अपने मुंह से कम वायु बाहर निकलेगी, उसे अपन क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से कम वायु बाहर निकलती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। यदि अपन अल्प प्राणों की बात करें तो इससे पहले अपन देखो थोड़ा इसमें समझते हैं। अपना क्वेश्चन ये आता है कि अपने हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। तो देखो इसमें अपने को थोड़ा इसमें ये समझना है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। देखो 44 कौन कौन से होते हैं? एक नंबर पे तो आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। एक नंबर पे कौन से आएंगे? स्पर्श व्यंजन। अगर अपन स्पर्श व्यंजनों की बात कर रहे थे तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। सेकंड नंबर पे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं आपके थर्ड नंबर पे आते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं? ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। इसके बाद आपके आते हैं स्वर। क्या आते हैं आपके? स्वर। जो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। देखो 25 होते हैं, जिसमें क, छ, ट, त और प, ये 5 वर्ग हो गए। क के बाद ख, फिर ग, फिर आएगा घ, फिर आएगा घ, च, छ, ज, झ, इसके बाद आएगा इ, ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। इसमें आपके आएंगे अंतस्थ आएंगे ये र, ल और व। यानी कहने का मतलब है स्पर्श व्यंजन तो कितने होंगे? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होंगे? 4। अगर ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो ये भी अपने 4 ही होते हैं। जैसे आपका आ गया सशंकर, सषटकोण, ससिल्लेट, सशंकर, सषटकोण, ससिल्लेट और ऐसे हल, ऐसे हल, ऐसे हल। ठीक है। इसके बाद स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। देखो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, क्या आएगी आपकी? री, री,
इसके बाद ए, आई, ओ और ये औ। यानी कहने का मतलब है स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपकी 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। तो कुल अगर अपन बात करें कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 44। अब कहने का मतलब ये है, ये जो 44 वर्ण अपने सामने लिखे हुए वर्ण, इनको अपने को दो भागों में डिवाइड करना है। कहने का मतलब है कि 44 में से अल्प प्राण कौन से होंगे और 44 में से महाप्राण कौन से होंगे। तो देखो अपन एक बार पीछे वापस जाते हैं। अपन इसमें पढ़े थे कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा पढ़े अल्पप्राण, दूसरा कौन सा पढ़े महाप्राण। अल्पप्राण की परिभाषा अपन पढ़े थे कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुंह से कम वायु बाहर निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं अल्पप्राण कहते हैं। अब अल्पप्राण में एक अपने को एक ट्रिक्स याद रखनी है। अल्पप्राण में एक ट्रिक्स याद रखनी है आपको। इसका सूत्र है 135 स्वर अंतस्थ, 135 स्वर अंतस्थ। तो 135 स्वर अंतस्थ इसका मतलब ये है कि जो अपने ये 5 वर्ग है, ठीक है, तो इसका 135 का मतलब ये है प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। यानी 135 का मतलब अपन यहाँ पर ये पढ़े कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। तो उधर अपन क्या पढ़े अल्पप्राण की ट्रिक्स क्या पढ़े थे 135 स्वर अंतस्थ है, 135 स्वर अंतस्थ। तो 135 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। तो यह कितने हो गए आपके 15, कितने हो गए 15। यानी स्पर्श व्यंजन पूरे 25 हैं, उनमें से 15 स्पर्श व्यंजन तो अल्प प्राण होते हैं। कौन से होते हैं अल्प प्राण। अब कौन कौन से होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। तो एक कहने का मतलब है प्रथम वर्ण 5 है 5 वर्गों में और तृतीय वर्ण भी 5 है, पंचम वर्ण भी 5 है, तो 5 थी 15। तो 15 तो क्या हो गए अल्प प्राण हो गए, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या था 135, तो 135 का मतलब 15 हो गए, 11 आपके क्या हो गए स्वर अंतस्थ। उधर कितने अपने 4, तो 15 और 11 26, 26 और 4 कितने हो गए 30। यानी भैया कहने का मतलब ये है कि कुल वर्ण अपने कितने थे 44। तो उन 44 वर्णों में से 30 वर्ण तो आपके अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, ठीक है। तो 5 थी 15। इसके बाद आपके 11 स्वर और आपके 4 अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार 44 में से 30 तो आपके क्या हो गए अल्प प्राण हो गए। अब अल्प प्राण में क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो इसमें अल्प प्राण में अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अल्प प्राण में सबसे पहला क्वेश्चन अपने को पूछेगा कुल अल्प प्राण, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या, वर्णों की कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या। तो वर्णों की संख्या में 15 प्लस 11 प्लस 4 बराबर कितने होंगे 30। भैया वर्णों की बात करेगा तो वर्णों में स्वर भी आएंगे और वर्ण में व्यंजन भी आएंगे। केवल स्पर्श की बात करें तो स्पर्श आएगा, केवल व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या। तो कुल अल्प प्राण वर्णों में 15 तो आपकी स्पर्श व्यंजन आ गए, 1 3 5 यानी 135, ठीक है। 11 आपके स्वर आ गए, 4 आपके अंतस्थ आ गए, तो कुल वर्ण कितने हो गए 30। पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने स्वरों की संख्या 11 है तो पूरे के 11 ही अल्प प्राण में आते हैं, यानी स्वर महाप्राण में नहीं आते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि सभी स्वर क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड अल्प प्राण, थर्ड क्वेश्चन आता है इसमें अल्प प्राण स्पर्श, अल्प प्राण स्पर्श, अल्प प्राण स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 15। यानी कुल अल्प प्राण तो 25 होते हैं लेकिन स्पर्श पूछ रहा है ये अल्प प्राण,
यानी कहने का मतलब है कुल स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, लेकिन अल्पप्राण में 15 ही आएंगे। जैसे अपन पढ़े थे 135 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, तो 15 हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना कुल अल्पप्राण, कुल कुल अल्पप्राण, कुल अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या, कुल अल्पप्राण व्यंजनों की, अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या, अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या। तो अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, तो अल्पप्राण व्यंजनों में आपके आएंगे 15 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे 19। कितने हो जाएंगे 19। यानी यहाँ व्यंजन ही पूछ रहा है खाली, वो कुल व्यंजन पूछ रहा है। तो 30 है तो 30 में से 11 घटा देंगे तो कितने बच गए 19 बच गए। तो आपको ये चारों फैक्ट क्वेश्चन है वो अच्छी तरह याद रखना है कि कुल अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है 30 होती है, जिसमें 11 तो स्पर्श 11 तो आपके स्वर, 15 आपके स्पर्श व्यंजन और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी स्वर क्या होते हैं अल्पप्राण होते हैं, यानी पूरे अपने 11 स्वर होते हैं, उन 11 के 11 किस में आएंगे अल्पप्राण में आएंगे। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है कि अल्पप्राण स्पर्श व्यंजनों की संख्या 15, और इसका चौथा क्वेश्चन है कि कुल अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या। तो कुल व्यंजन आ गए तो अपने 30 में से 11 स्वर घटा देंगे तो अपने 19 बच गए जी। 19 में 15 तो आपके स्पर्श आ गए, 4 आपके अंतस्थ आ गए। तो इस प्रकार ये पहला था इसका प्रकार, वो प्राणवायु के आधार पर पढ़े। पहला अपन अल्पप्राण। अब इसी में आएगा आपका सेकंड नंबर पे महाप्राण। देखो सेकंड नंबर पे क्या पढ़ रहे थे अपन महाप्राण, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले तो। महाप्राण देखो महा शब्द का अर्थ होता है ज्यादा, महा यानी क्या होता है ज्यादा। जैसे अपन अल्प यानी पढ़े कम, और महा यानी ज्यादा, और प्राण यानी वायु, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से अधिक वायु बाहर निकलती है, ज्यादा वायु बाहर निकलती है, उसे अपन क्या कहते हैं महाप्राण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय मुंह से, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से अधिक वायु, मुंह से अधिक वायु, मुंह से अधिक वायु बाहर निकलती है, मुंह से अधिक वायु बाहर निकलती है, मुंह से अधिक वायु बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। उन्हें महाप्राण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण कौन से होते हैं आगे देखो, महाप्राण में पढ़े, इसमें ट्रिक्स पढ़ेंगे इसकी, महाप्राण की भी अपन जैसे उधर पढ़े थे जैसे इसमें ट्रिक्स पढ़ेंगे महाप्राण की। तो महाप्राण की ट्रिक्स होती है अपनी 24 उष्म, क्या याद रखना आपको 24 उष्म, क्या याद रखना है 24 उष्म। देखो उधर भी अपन पढ़े थे यही लाइन, ट्रिक्स में अपन उधर भी पढ़े थे, उधर भी ट्रिक्स में पढ़े थे अपन अल्पप्राण में, अल्पप्राण की ट्रिक्स पढ़े थे अपन 135 स्वर अंतस्थ, ठीक है ना। यानी इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, ठीक है ना। सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन अपने क्या कहलाते हैं अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार अपन महाप्राण में देखो ये ट्रिक्स महाप्राण में पढ़ रहे हैं अपन आगे, इसकी ट्रिक्स है, इसका एक्सप्लेन करके बता रहा हूं मैं। देखो इसका एक्सप्लेन ये होगा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण चौथा 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 वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, महाप्राण, महाप्राण कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने स्पर्श व्यंजन है, कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन, उनके प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं महाप्राण कहलाते हैं। अब देखो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है,
पहला क्वेश्चन आता है महाप्राण, पहला क्वेश्चन है महाप्राण स्पर्श व्यंजनों की संख्या। महाप्राण स्पर्श, महाप्राण स्पर्श व्यंजनों की, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। महाप्राण स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 10। भैया अपन स्पर्श व्यंजन पढ़े थे 25। कितने पढ़े थे? 25। जैसे अपन पीछे देखो, इसमें महाप्राण ये हो गए थे, इधर हो गया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। ठीक है, आपके ये भी हो गए थे, आपके 11 स्वर उसमें हो गए अल्पप्राण में। अब बच गए क्या? आपके 4 तो उसमें व्यंजन बच गए, एक आपके द्वितीय वर्ण और एक आपका चतुर्थ वर्ण। तो कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। तो 5 दूनी कितने हो गए? 10। 5 दूनी कितने हो गए आपके? 10। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, ठीक है, तो ये आपके इसमें कितने हो गए? महाप्राण स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 10। अब वो 10 कैसे हुई? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का अपन उधर पढ़े थे स्पर्श व्यंजन जिसमें 5 वर्ग पढ़े, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तो अपन अल्पविराम में पढ़ चुके। अब दूसरा और चौथा बच गया, तो दूसरा और चौथा किस में आ गया? आपका महाप्राण में आ गया। तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया महाप्राण स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 10। इसके बाद अपना इसका सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है कुल महाप्राण, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कुल महाप्राण, कुल महाप्राण, कुल महाप्राण व्यंजनों की संख्या। कुल महाप्राण व्यंजनों की, व्यंजनों की संख्या। तो कुल महाप्राण व्यंजनों की संख्या की बात करें तो कितने होंगे? 14। ठीक है, 14 होंगे आपके, लेकिन इसमें आपको लगाना 10 + 4 = 14। जैसे आपके 10 तो स्पर्श हो गए, 4 आपके ऊष्म हो गए, तो कुल कितने हो गए? इसमें 14 हो गए। कुल कितने हो गए? 14। तो ये आपके हैं अपने 1 नंबर पे पढ़े, वो पढ़े प्रयतन या यतन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, जिसमें पहला पढ़े प्राणवायु के आधार पर, एक तो अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। इसी आधार पर इसमें अपन देखो 1 नंबर पे पढ़ चुके थे। सेकेंड नंबर पे देखो क्या पढ़े थे अपन? पहला नंबर पे था आपका प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के 2 प्रकार। पहला कौन सा है? अल्पप्राण और दूसरा कौन सा है? महाप्राण। अब सेकंड नंबर पे इसी में पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 प्रकार। जो पहला तो पढ़ कौन सा? सघोष, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन इसमें? अघोष। देखो आगे, सेकंड नंबर पे आता आपका स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन के, कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, आधार पर व्यंजनों के, व्यंजनों के 2 प्रकार होते हैं। व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। देखो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर पे तो आएंगे आपके सघोष। 1 नंबर पे कौन सा आएगा? सघोष, जिसका दूसरा नाम है घोष। सघोष को ही क्या कहते हैं? घोष। और सेकंड नंबर पे आएगा आपका अघोष। कौन सा आएगा? अघोष। तो ये है आपके स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। जो 1 नंबर पे तो आता आपका सघोष और 2 नंबर पे आता आपका अघोष। यदि अपन इसमें बात करें सबसे पहले 1 नंबर पे बात करें अपने, तो 1 नंबर पे कौन सा होगा? सघोष। देखो इसकी परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं अपन। 1 नंबर पे आता आपका सघोष, सघोष वर्ण। यदि अपन सघोष वर्ण की बात करें, वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका, जिनका उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर कंपन उत्पन्न होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर कंपन, कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, होता है, उन्हें, उन्हें
उन्हें सहघोष, उन्हें सहघोष वर्ण, उन्हें सहघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें कौन से वर्ण कहते हैं? सहघोष वर्ण कहते हैं। देखो सहघोष की परिभाषा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सहघोष वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? सहघोष वर्ण। अब देखो इसकी ट्रिक्स में आपको सहघोष याद रखना है, सहघोष में भी आपको क्या याद करना है? ट्रिक्स याद रखनी है। तो भैया इसकी ट्रिक्स है आपकी 345 345 स्वर, 345 स्वर अंतस्थ है। इसकी ट्रिक्स क्या है? 345 स्वर अंतस्थ है। अब इसका अर्थ देखो, आगे देखते हैं अपन क्या है। 345 स्वर अंतस्थ है। अब देखो इसमें क्या है, आगे देखते हैं। इसमें वही उधर वाली अपने को याद रखना है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखो वही क्वेश्चन आएगा आपका उधर पढ़े जो ही। हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। देखो वही अपने को जैसे अल्पप्राण और महाप्राण में 44 को दो भागों में डिवाइड करे थे, उसी प्रकार अपन 44 को सघोष और अघोष दो भागों में डिवाइड करना है। तो देखो दो भागों में डिवाइड कैसे करेंगे? जैसे आपके सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें, ये एक नंबर पे आते हैं आपके ये स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन आ गए आपके? स्पर्श व्यंजन। एक नंबर पे आ गए आपके स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। यदि अपन स्वरों की बात करें तो अपने स्वरों की संख्या होती है 11। स्वर कितने होते हैं? 11। जैसे स्वर आ गया आपका, जैसे अपन स्वरों की बात करें, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, आपकी आ गई री, ए, आई, ओ और औ। तो ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। स्पर्श व्यंजन 25। जैसे आपका क, छ, ट, त और प। क के बाद ख, ग, घ और घे, घे। इसके बाद च, छ, ज, झ और ये। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ढ और न, प, फ, ब, भ और म। यानी स्पर्श व्यंजन होते हैं अपने कैसे लेकर म तक, यानी कैसे कबूतर से लेकर म तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद अपने आते हैं इसमें अंतस्थ। क्या आते हैं? अंतस्थ। यदि अपन अंतस्थ की बात करें इसमें, अंतस्थ, तो अंतस्थ अपने 4 ही होते हैं जो अपन पढ़ चुके, ये, र, ल और आपका व। इसके बाद आपके आते हैं ऊष्म। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। यदि अगर ऊष्म की बात करें तो ये भी कितने होते हैं? 4। जैसे आपका आ गया इसमें सशंकर, जैसे सषटकोण, जैसे आपका आ गया ससिलेट, जैसे आपका आ गया है से हल। यानी कहने का मतलब है ये अपने वर्ण हो गए 44। अब वही अपन उधर अल्पप्राण और महाप्राण को दो भागों में डिवाइड करे थे, 44 वर्णों को दो भागों में डिवाइड करे थे, उसी प्रकार अपन 44 वर्णों को इसमें दो भागों में डिवाइड करेंगे, सघोष और अघोष। तो देखो अपन इसमें सघोष की ट्रिक्स पढ़े थे अभी, वो अपन सघोष की ट्रिक्स पढ़े थे। 345 स्वर अंतस्थ है, अंतस्थ है, यानी एक है भी आ जाता है इधर। 345 स्वर अंतस्थ है। तो देखो इसमें निकालते हैं अपन, इसकी ये होगा है, जैसे इसमें ये होगा कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। यानी इसकी अपन इसके प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। यानी इसकी ट्रिक्स की देखो आगे देखते हैं अपन। जैसे अपन इसमें ट्रिक्स पढ़े थे पीछे, पीछे अपन ट्रिक्स से पढ़े थे 345 स्वर अंतस्थ, 345 स्वर अंतस्थ है। तो देखो इसका क्या है एक्सप्लेन, देखते हैं इसका। इसका एक्सप्लेन है
प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म है, और ऊष्म है सघोष वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म है सघोष वर्ण, ऊष्म है सघोष वर्ण, सघोष वर्ण कहलाते हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं। भैया कहने का मतलब ये इसमें 345 स्वर अंतस्थ है। इसका अर्थ ये है कि जैसे अपन पीछे पढ़े हैं, ये होगा आपका प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, आपके पूरे 11 के 11 स्वर, आपके चारों अंतस्थ व्यंजन और एक आपका ये ऊष्म में से है। ये आपके 31 वर्ण हैं, वो आपके कहलाते हैं सघोष वर्ण। यानी वही तो बात आ गई इसमें। पीछे देखो अपन इसमें ये पढ़े हैं, जैसे इसमें ये पढ़े थे, इसमें ये आ गया प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म है। यानी ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, उसमें से 4 में से केवल है वो सघोष में आएगा और तीनों से आपके अघोष में आएंगे। तीनों से किस में आएंगे? अघोष में। तो इसमें आपका ये से अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें सघोष, फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका सघोष वर्णों की संख्या, सघोष वर्णों की संख्या। यदि अपन सघोष वर्णों की संख्या की बात करें तो इसमें 15 तो आपके क्या होंगे? स्पर्श हो जाएंगे, 11 स्वर आ जाएंगे, 4 अंतस्थ और एक आपका ऊष्म। तो इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 31। उधर 30 थी, इधर एक है आ गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो आपका ये होगा कि कुल सघोष वर्णों की संख्या। तो सघोष वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 31। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है आपका सघोष स्पर्श व्यंजनों की संख्या, सघोष, सघोष स्पर्श, सघोष स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो भैया सघोष स्पर्श व्यंजनों की संख्या होगी 15। 15 कैसे होगी? जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। देखो प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, यानी 5 5 कितने हो गए? 15। 5 3 15। तो 15 आपके कौन से हो गए? स्पर्श हो गए। आगे देखो इसमें फिर अपन आगे पढ़ते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन आता आपका इसमें सभी स्वर, थर्ड क्वेश्चन आता आपका सभी स्वर, सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं, सभी स्वर सघोष, सघोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। यानी कहने का मतलब है 11 के 11 स्वर किस में आएंगे? आपके सघोष में आएंगे। इसके बाद इसमें चौथा क्वेश्चन आता है आपका कुल, कुल सघोष। चौथा क्वेश्चन आता है आपका कुल सघोष व्यंजनों की संख्या, कुल सघोष व्यंजनों की, व्यंजनों की संख्या। यदि कुल सघोष व्यंजनों की संख्या बात करें 15 + 4 + 1 बराबर कितने होंगे? आपके 20 होंगे। यानी 15 तो आपके कौन से व्यंजन होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। 15 तो कौन से होंगे? स्पर्श। 4 आपके कौन से होंगे? अंतस्थ। एक आपका ऊष्म है। तो इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? इसमें 20 हो गई। ठीक है, तो ये अपन इसमें 1 नंबर पे पढ़े थे सघोष। अब देखो सेकंड नंबर पे इसी का आता है अघोष, इसी का सेकंड नंबर आता है अघोष, इसी का सेकंड नंबर पे आता है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है? वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर कंपन,
उच्चारण करने पर कंपन उत्पन्न नहीं होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें उन्हें अघोष, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। भैया जिनमें कंपन उत्पन्न होता है उसको तो सघोष कहते हैं, और जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता उसको क्या कहते हैं अपन, अघोष कहते हैं। देखो इसकी ट्रिक्स भी अपनी वही आएगी जैसे वो पीछे पढ़े थे। तो इसकी ट्रिक्स आ जाएगी आपकी 12 ऊष्म 3, क्या आ जाएगी, 12 ऊष्म 3। देखो 12 ऊष्म 3 का मतलब समझो आप, देखो 12 ऊष्म 3 का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, ठीक है। तो 5 दूनी 10, भाई स्पर्श व्यंजन 25 है, तो 25 में से 15 तो आपके सगोश में गए, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण तो सगोश में गया। अब इधर बचे आपके पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, तो 5 दूनी 10, ठीक है। इसके बाद अंतस्थ गए उधर, अब एक आपका ये है भी गया उधर, अब 3 ही बचे हैं यहाँ, तो 10 और 3 कितने हो गए आपके 13। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे अघोष स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो कितनी बतानी है, 10, यानी अघोष स्पर्श व्यंजन तो कितने होंगे 10, लेकिन अघोष कुल व्यंजन पूछे तो वो कितने होंगे 13, क्योंकि 31 और 13 कितने हो गए 44, क्योंकि 31 तो आपके सघोष हो गए और 13 आपके क्या हो गए, अघोष हो गए। तो एक बार पीछे देखते हैं अपन वापस, उसमें इसकी ट्रिक्स थी 12 उसमें 12 उसमें 3, ठीक है ना। 3 का मतलब है आपके तीनों से, यानी 3 का मतलब है जैसे आपका सशंकर आ गया, षटकोण आ गया और सिलेट आ गया, यानी ये तीनों से हैं वो आपके किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। एक बार इसकी देखो वापस से एक्सप्लेन देखते हैं इसका। इसका एक्सप्लेन होता है प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और ऊष्म, और ऊष्म, ऊष्म सशंकर, सषटकोण, ससिलेट, ऊष्म, ऊष्म वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये आएगा, अघोष, पहला क्वेश्चन आएगा अघोष स्पर्श व्यंजनों की संख्या, अघोष स्पर्श, अघोष स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो अघोष स्पर्श व्यंजनों की संख्या होगी भैया 10, क्योंकि 12 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, तो 5 वर्ग में प्रथम वर्ण कितने हो गए 5 और द्वितीय वर्ण कितने हो गए 5, तो 5 दूनी कितने हो गए 10। तो स्पर्श अघोष स्पर्श व्यंजन, कौन से अघोष स्पर्श व्यंजन पूछे तो कितने बताने हैं 10। लेकिन इसी में सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कुल अघोष, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, कुल, सेकंड क्वेश्चन आता है कुल अघोष, कुल अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजनों की संख्या, कुल अघोष व्यंजनों की संख्या। तो भैया कुल अघोष व्यंजनों की संख्या होगी 10 + 3 बराबर आपकी कितनी होगी 13 होगी, कितनी होगी 13। तो ये इस प्रकार अपने सघोष की बात करें तो सघोष तो कितने हो गए आपके 31 और अघोष कितने हो गए आपके 13। तो 31 और 13 आपके कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई आपकी 44 हो गई। कितनी हो गई कुल वर्णों की संख्या 44। तो एक बार वापस देखते हैं अपन पीछे से, तो देखो अपन इसमें पढ़ रहे थे कि व्यंजनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, जिसमें सबसे पहले पर्यतन या यतन के आधार पर पढ़े, जो पर्यतन और यतन के आधार पर पढ़ रहे। सेकंड नंबर पे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो ये आज अपना 1 नंबर का कंप्लीट हो गया, पर्यतन और यतन के आधार पर व्यंजनों का प्रकार। अब इसमें अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो इसमें लास्ट में अपन आज क्या पढ़े,
लास्ट में अपन पढ़े थे प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपके तीनों वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष। तो कहने का मतलब ये है, अगर प्राणवायु के आधार पर पूछे तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 14। तो 30 और 14 कितने हो गए? 44। उसी प्रकार अपन सेकंड नंबर पे पढ़े थे कंपन के आधार पर जो स्वर तंत्रियों में, तो दो प्रकार पढ़े, सघोष और अघोष। तो सघोष वर्णों की संख्या कितनी पढ़े? 31, क्योंकि इसमें आपका है इधर आ गया तो 31 वर्ण हो गए और उधर आपके अघोष में हो गए 13। तो 31 और 13 अपने कुल वर्ण कितने हो गए? 44 हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। थैंक यू, धन्यवाद।